हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बैंक बोलो, या फिर गेस्ट पेपर पीवाईक्यू कुछ भी बोलो। बट ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बीबीए में हैं और बीकॉम बीए कर रहे हैं तो उनका एक सब्जेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो टोटल आपको यहाँ पे 17 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जिसमें से आपको 5 या कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट के ऊपर है, वो आप छोड़ भी सकते हो। बाकी के क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और आप पास हो जाओगे। जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट आता है, जो कि बहुत सारे हैं। शॉर्ट नोट कहीं से भी बन जाते हैं, इसलिए टॉपिक थोड़े ज़्यादा बनते हैं। और जिनको 90+ लाना होता है उनके लिए मैं शॉर्ट नोट लेकर आती हूँ। और शॉर्ट नोट जो होता है बेसिकली वो चैप्टर में से कहीं से भी किसी भी टॉपिक से उठा के पूछ लिया जाता है। तो ये पीवाईक्यू के बेस पे ही मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओबी होता क्या है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नाम से क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में जान रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान जो होता है, एक व्यक्ति जो है या ग्रुप जो है, कैसे एक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसा उसका बिहेवियर है। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। OB examine areas such as motivation, communication, leadership, group dynamic and organization culture। होता क्या है ना कि जब हम घर पे बैठे होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है थोड़ा अलग होता है। हम फ्रीली बैठ जाते हैं, किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, बात कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। बट अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे हमारा बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाता है, ह्यूमन के बिहेवियर को समझा जाता है वर्क प्लेस पे, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से उसमें काम कर रहा है। ओबी एक्समाइन करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो होता है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप सब कुछ प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे बाय एनालाइजिंग दीज एक्सपेक्ट मैनेजर कैन प्रिडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय को, जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बिहेवियर को देखते हैं, जांचते हैं। उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को उसको बताते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है और आपको इस प्रकार से काम करना है। वो भी हेल्प करता है क्रिएटिव पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। वातावरण जो होता है बहुत एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट पैदा करता है, जहाँ पे एम्प्लॉय फील करता है वैल्यू एंड मोटिवेटेड फील करता है। ऑल्सो असिस्ट इन मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स। जो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में उसको भी ये ठीक करता है। टीम वर्क भी इम्प्रूव होती है और प्रोडक्टिविटी भी इनहांस होती है। क्योंकि यहाँ पे हम डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं, अपने टाइम की वेस्टेज को कम करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है ओबी से हमें मिलती है। एक बेटर डिसीजन में भी ये इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन ऑफ ओबी। यानी कि जो डिसिप्लिन होते हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ओबी का वो क्या रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको अभी मैंने बताया एक तरीके से इंटरडिस्पेंसरी इन नेचर होता है। नॉलेज को ड्रॉ करता है सर्वल फील्ड्स के अंदर, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में जो है मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है इन सब का। साइकोलॉजी फोकस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, लर्न करता है, चीजें सिखाता है, मोटिवेट करता है एंड पर्सनालिटी के बारे में बात करता है। सोशोलॉजी स्टडी करता है ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड सोशल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बताया कि कौन कौन क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है ओबी के अंदर। पॉलिटिकल साइंस क्या मदद करती है, पावर को अंडरस्टैंड करती है, कन्फ्लिक्ट से बचाती है और ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिक्स है वो हमें समझाती है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी हेल्प इन एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो साइकोलॉजी है वो मदद करती है एम्प्लॉय को, मोटिवेट करती है, ठीक है। वाइल सोशोलॉजी असिस्ट इन टीम मैनेजमेंट। जो सोशोलॉजी है वो असिस्ट करती है टीम मैनेजमेंट। जो कॉम्बिनेशन है इन सब डिसिप्लिन का जो इनहांस करता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो कम्युनिकेशन बढ़ता है, बेटर वर्क प्लेस बन जाती है वो, और काम अच्छे से होगा तो आपको पता है फिर उसके बाद गोल भी अचीव होंगे, गोल अचीव होंगे तो सेल्स, सेल्स तो प्रॉफिट। तो इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी क्या होता है। तो पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट एंड बिहेवियर दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल। पर्सनालिटी हर व्यक्ति की, हर इंडिविजुअल की थोड़ी सी डिफर होती है, अलग होती है। इट इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन थिंक, कि किस तरीके से वो सोचता है, कैसा फील करता है, कैसा बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को लेट आता है।
अगर उसके सामने कोई व्यक्ति आता है तो तब भी वो वैसा ही है क्या जो घर वालों के सामने है, या फिर डिफरेंस है। तो ये पर्सनालिटी को दर्शाता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेस्ट ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी अच्छे से कपड़े पहन लिए और बोलने की तमीज नहीं है, वो पर्सनालिटी में कंसिडर नहीं होता। पर्सनालिटी में यही आता है कि आपको बताया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जाता है कि इंसान कैसे सोच रहा है, फील कर रहा है, बिहेव कर रहा है अलग अलग सिचुएशंस में। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट पर्सनालिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग जॉब परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप सोचेंगे कि मैम हमें ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो देखो ये भी एक पार्ट है। अगर आप इन फ्यूचर जॉब करने जाएंगे या बिजनेस करेंगे तो उसमें भी ये चीजें पता होनी चाहिए। तो पर्सनालिटी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जॉब की परफॉर्मेंस में। अगर आपके कम्युनिकेशन के स्टाइल में आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं, पोलाइटली वे में बात कर रहे हैं या गुस्से में बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बनाता है ये। तो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी हेल्प मैनेजर असाइन सुटेबल रूल टू द एम्प्लॉय एंड बिल्ड इफेक्टिव टीम। अगर एक अच्छी टीम बनानी है तो उसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो एक तरीके से समझाते हैं, अच्छे से रूल रेगुलेशंस बताएंगे। इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रिडिक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, और वो प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं कि एम्प्लॉय का बिहेवियर किस प्रकार से है। वर्क प्लेस पे अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा तो उसको भी फटाफट से मैनेज कर लेते हैं। कौन मैनेजर्स? पर्सनालिटी शेप बाय बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। गुड मैच बिटवीन पर्सनालिटी एंड जॉब रिक्वायरमेंट लीड्स टू हायर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उसे इंडिविजुअल पे काम करना पड़ेगा। मैनेजर को जो है अच्छे से डंडा दे के रखना होगा कि आपको एम्प्लॉयज को अच्छे से चीजें समझानी है, उनको टाइमली गोल्स के बारे में बताना है, उन पे नजर रखनी है, निगरानी रखनी है, उनके बिहेवियर पे बात करनी है, उनकी पर्सनालिटी पे बात करनी है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। क्या होता है? परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है वो तो मैं समझा रही हूँ, और अनदर एग्जाम्पल भी जो देती जा रही हूँ मैं आपको, वो भी आप वहां लिख सकते हैं। परसेप्शन एक तरीके का प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड गिव मीनिंग टू दे सराउंडिंग्स। इसके अंदर आता क्या है? सिलेक्टिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर टू द वर्ल्ड। अगर हमें कोई मीनिंगफुल पिक्चर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? पहले चीजों को सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सही तरीके से ढंग से लगाना है, इंटरप्रेट करना है इन्फॉर्मेशन को, जिस हिसाब की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से उसको सेटल डाउन करना है, और एक मीनिंगफुल चीज निकल के आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परसेप्शन इफेक्ट हाउ एम्प्लॉय व्यू दे वर्क, किस तरीके से वो काम कर पा रहा है, कलीग के साथ कैसा है, मैनेजमेंट के साथ कैसा है। तो डिफरेंट पीपल में परसीव द सेम सिचुएशन डिफरेंटली ड्यू टू लाइक फैक्टर लाइक एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड। हर एक पर्सन का एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड हर तरह का अलग होता है। ठीक है। तो परसेप्शन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। मिस परसेप्शन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट, पुअर परफॉर्मेंस। देखो मिस, जो एक तरीके से मिस परसेप्शंस होती हैं वो हमारे को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराती है, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पुअर परफॉर्मेंस होती है। तो मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड परपेचुअल प्रोसेस टू अवॉइड बायसनेस सच एज स्टीरियोटाइपिंग। उसे ऐसा नहीं है कि एक की साइड ले लेनी है या वो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा हम पढ़ते तो हैं लेकिन कहीं फॉलो अप नहीं हो पाता, यानी कि कहीं ना कहीं बायसनेस रह जाती है और हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं रह जाती है वैसी की वैसी। Effective communication and feedback can improve perception accuracy by managing perception, organization, enhance teamwork, reduce conflicts and overall performance को भी improve करता है। तो देखो भाई, सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊं तो जो मैनेजर है या फिर जो टीएल होते हैं वो अपने नीचे इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज को देखते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है एक की साइड या किसी जो अगर उसका जानकार है, रिश्तेदार है या फिर उसके साथ उसकी अच्छी बनती है तो उससे काम कम कराता है, बाकियों पे बोझ ज्यादा डालता है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें नहीं होने चाहिए, ये समझाया गया है। बट कहीं ना कहीं हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन होता है ऐसा। ठीक है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड इंडिविजुअल और ग्रुप टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। हम घूम फिर के क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल, और एक्चुअल में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो अगर बिहेवियर अच्छा है, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मोटिवेटेड भी है एम्प्लॉई, मैनेजर भी अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से समझा रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्यों नहीं अचीव होंगे? तो लीडरशिप वही है, इट इन्वॉल्व सेटिंग अ विजन, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, और एक सामने एक विजन जो सिलेक्ट होता है ना, वो हमारे सारे टारगेट अचीव करा देता है। और लीडरशिप क्या है? एक गुड लीडर क्या होता है? जो इंस्पायर करता है, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है कि भाई आप अगर एम्प्लॉय अगर इस बार अच्छे से नहीं कर रहा तो उसके अंदर
कॉन्फिडेंस जगाओ कि अगली बार वो ऑटोमेटिक सही करे, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करो, टीम वर्क इससे इनकरेज होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप बना बना के, वही सारे हैं पैराग्राफ है, आप बना के लिख सकते हैं। क्वालिटीज क्या है गुड लीडर की? गुड लीडर पॉजेस सर्वल क्वालिटी दैट हेल्प इन गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर। एक तरीके से ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए गुड लीडर के अंदर जो कि गाइड भी करे और मोटिवेट भी करे दूसरों को। खुद तो मोटिवेट होगा तभी तो दूसरों को करेगा ना। अ गुड की क्वालिटी इंक्लूड्स आता है कम्युनिकेशन, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अ लीडर शुड बी ऑनेस्ट एंड एथिकल टू गेन द ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉई। देखो भाई, सिंपल से कहने की बात है कि जब गुड लीडर जो होगा उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस हो, सारी चीजें बढ़िया हो, तो वो इम्प्लॉय के अंदर भी क्या करता है, एक डिसीजन मेक की एबिलिटी जगा देता है और एक तरीके से ट्रस्ट उसका बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अ गुड लीडर इज अडेप्टेबल एंड ओपन टू चेंज विच इज एसेंशियल इन डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। दे शुड ऑल्सो बी ए विजनरी, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड इंस्पायरिंग अदर टू अचीव देम। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेशर आया और वो फिर परेशान होकर खुद बैठ गया और आगे जो है वो गुस्सा करता जा रहा है और काम नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्रुप डायनेमिक्स। क्या होता है ग्रुप डायनेमिक्स? रेफर्स टू द स्टडी हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट एंड बिहेव विद इन अ ग्रुप। कि भाई इंडिविजुअल कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, वो ग्रुप डायनेमिक है, नाम से ही क्लियर है। इट फोकस ऑन ग्रुप फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, रोल, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक तरीके से ग्रुप डायनेमिक इसलिए बनाया गया है ताकि ग्रुप की जो फॉर्मेशन है उस पर फोकस किया जा सके, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया, क्या क्या कम्युनिकेशन हो रही है आपस में इंडिविजुअल्स के बीच में और कौन कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं। Manager needs to understand group behavior to create effective team and achieve organization goal by promoting। देखो भाई, घूम फिर के मैनेजर पे बात आ रही है क्योंकि जो मैनेजर है उसको जरूरत है चीजों को समझने की, उसको ग्रुप के बिहेवियर को समझना चाहिए और एक इफेक्टिव टीम जो है वो क्रिएट करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कराने में मदद करवानी चाहिए। ठीक है, और मैनेजर जो है नीड टू अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ग्रुप का बिहेवियर जो है किस तरीके से सही तरीके से क्रिएट करना है और ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तो नाम से ही क्लियर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल हर छोटी बात पे बच्चे को भी पूछो, स्कूल के होमवर्क की वजह से भी उसको स्ट्रेस हो जाता है। तो सोचो कंपनी में जो पूरा दिन काम करते हैं, 8 से 10-12 घंटे काम करते हैं, उनको कितना स्ट्रेस होता होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द टेक्निक एंड स्ट्रेटजी यूज टू कंट्रोल एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। मैंने तो आजकल ऐसा देखा है कि लाइक स्ट्रेस की वजह से लोग सिगरेट्स पी रहे हैं। ठीक है, कि उससे थोड़ा जो भी उनका स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा उन्हें लगता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द टेक्निक, बट वो सिगरेट हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमें पीनी तो नहीं चाहिए, बट हमारे माइंड में ये सेट है कि भाई हम पी के थोड़ी शांति मिल जाती है, तो लोग जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं वो उसे लेते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरे को अभी याद आया एकदम से, एग्जांपल तो मैंने आपको दिया। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द टेक्निक एंड स्ट्रेटजी यूज टू कंट्रोल एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेस कैन अराइज ड्यू टू वर्कलोड। वही घूम फिर के बात आ गई, मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ वही सारे टॉपिक में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से कोई डेडलाइन आ गई, कोई जॉब की इनसिक्योरिटी आ गई कि जॉब जा सकती है, या ऐसा कुछ इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हो गए किसी के साथ कंपनी में, कलीग वगैरह के साथ, तो वो स्ट्रेस हो जाता है उस केस में। इट नॉट मैनेज प्रॉपरली, स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इफेक्ट एम्प्लॉय की हेल्थ पे भी ये असर डालता है, प्रोडक्टिविटी पे, जॉब सेटिस्फेक्शन पे भी। तो एक तरीके से अगर हम इसको सही टाइम पे मैनेज नहीं करते तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई स्ट्रेसर एंड अडॉप्टिंग कॉपिंग स्ट्रेटजीज सच एज टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम योगा करते रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ओवर थिंक कम करेंगे, तो इससे हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑल्सो प्ले क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। जैसे कम्युनिकेशन करना किसी से अच्छे से, अगर किसी के साथ भेदभाव हो गया है या फिर किसी के साथ कन्फ्लिक्ट होंगे तो उससे अच्छे से कम्युनिकेशन कर लो, बैठ के बातचीत कर लो, तो हमारे जो रिड्यूस हो जाता है स्ट्रेस उससे। और इंडिविजुअल कैन मैनेज स्ट्रेस बाय मेंटेनिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस। जो वर्क लाइफ का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने से ही स्ट्रेस मैनेज हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। क्या होता है? तो देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रेफर्स टू द शेयर वैल्यू, बिलीव, नॉर्म, प्रैक्टिस दैट शेप द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है कि जो आसपास का वातावरण है, वातावरण में आता है नॉर्म, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, एम्प्लॉय का बिहेवियर, ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल हो गया, कम्युनिकेशन का पैटर्न कैसा, हम कैसे बात कर रहे हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है,
इस तरीके से। कल्चर जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इनहांस करता है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन देता है, उसको प्रोडक्टिविटी देता है, रीअटेंशन देता है। और ना एक तरीके से इट ऑल्सो हेल्प इन अट्रैक्टिंग टैलेंट एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ब्रांड की इमेज भी इससे क्रिएट होती है। और मैनेजर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को शेप देने का और उसको मेंटेन करने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये भी उसी प्रकार से है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का कंटिन्यूअस अडेप्शन है जो कि हमारी लर्निंग के हर लेवल को इनकरेज करता है, उसे इम्प्रूव करता है। हमें कुछ ना कुछ सीखने को हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में मिलता ही है। अगर आप स्कूल में किसी भी क्लास में जाते हो तो आपको आप जाते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इट फोकस ऑन नॉलेज शेयरिंग। इससे क्या होता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नॉलेज शेयर होती है, इनोवेशन होता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट देखने को हमें मिलता है। दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इनहांस एम्प्लॉय कैपेबिलिटी। कि जो एम्प्लॉय की जो पहले से काम करने की कैपेबिलिटी, अगर उसको बढ़ाना है तो उसको नई नई ट्रेनिंग दो, उस पर इन्वेस्ट करो और उसको कुछ नए नए प्रोग्राम सिखाओ ताकि वो और नई नई चीजें सीखे। फॉर एग्जाम्पल आजकल एआई का बहुत चल रहा है, एआई टूल्स के बारे में कुछ नई क्लासेस दे दी। ठीक है, अगर सैटरडे ऑफ होता है तो उस एआई के बारे में कुछ बताया, कुछ वीडियोस दिखाई, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें कराई, तो उससे भी चीजें सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्क स्ट्रेस। देखो भाई यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन करा चुकी हूँ, शॉर्ट में ही बताऊंगी। यहाँ पे आया वर्क जो स्ट्रेस होता है इसके क्या क्या कॉजेज है, किस वजह से होता है। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से, कन्फ्लिक्ट हो गया, कंट्रोल में कमी होना, वर्किंग आवर बहुत लंबी होनी, जॉब की इनसिक्योरिटी, ये सारे मैंने ऊपर कराए थे, वही सारे क्वेश्चन है, वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको काफी अच्छे से, इसके नेचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरडिस्पेंसनरी अप्रोच, जिसमें क्या होता है, कंबाइन नॉलेज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये भी मैंने पढ़ाया आपको। साइंटिफिक अप्रोच में आता है बेस्ड ऑन रिसर्च पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस पे बेस्ड होता है, उसको हम साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, हम ह्यूमन की नीड पे फोकस करते हैं कि इंसान की जरूरत क्या है, वैल्यू, डिग्निटी, इस पे काम करते हैं। गोल ओरिएंटेड मतलब इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों को अचीव कराने में मदद कराता है कौन, ओबी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कुछ स्कोप है। सबसे पहला इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड, ये सब मैंने ऊपर पढ़ाया। ग्रुप लेवल में आता है ग्रुप का बिहेवियर, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सब ग्रुप लेवल पे आता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, चेंज मैनेजमेंट, ये सब मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। जिनको डिटेल में नहीं पढ़ना वो ये पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो स्किप करूंगी और शॉर्ट में पढ़ाऊंगी। डिस्कस द कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वो एक तरीके से नॉलेज को ड्रॉ कर रहा है अलग अलग वेरियस डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से उसका बिहेवियर रहता है। ये सब ऊपर मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को, सेम ही है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे बताया गया है क्लासिकल अप्रोच के द्वारा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था और हेनरी फ्योल ने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि टास्क स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देता है, एक मिनट, और टाइम एंड मोशन स्टडी एफिशिएंसी पे काम करता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था वो फोकस करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग पे ये काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप दो भी बना के लिख सकते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में आता है जो कि 1930 से 1950 में दी गई थी। इस अप्रोच के द्वारा यहाँ पे हमें बताया गया है कि टीम वर्क पे फोकस करो, कम्युनिकेशन और लीडरशिप पे काम करो, और एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होना चाहिए सो दैट वो अपना जो है काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम मशीन टू पीपल, जो हमें अटेंशन मशीन को देनी चाहिए वो हम इंसानों को देना शुरू कर दे तो बात ही बन जाए। उसके बाद है बिहेवियरल साइंस अप्रोच, क्या होती है, जो कि 1950 से 1970s में आई थी। जिसमें क्या था, ये अप्रोच जो है साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए थी, जिसमें हम उसको मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप देते हैं और उसी पे बात करते हैं। ह्यूमन नीड की हायरार्की के बारे में जब बात होती है, ठीक है, मोटिवेशन, ये सारे आपने पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़े होंगे डिटेल में। ठीक है, इतना भी सफिशिएंट है। ये सारे वही हैं, ग्रुप लेवल सेम ऑर्गेनाइजेशन ऊपर पढ़ाया मैंने आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। परसेप्शन एक बार देख लेती हूँ, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। ये सारे वही हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है। पर्सनालिटी, परसेप्शन, यह है आपका एक्सप्लेन परपेचुअल सिलेक्टिविटी एंड परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन द डिटेल। तो यहाँ पर जो है ये हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, परपेचुअल सिलेक्टिविटी। तो perpetual selectivity refers to the process by which individual choose certain stimuli for the attention while ignoring other। यानी कि इसमें बोला गया है, एक तरीके से समझाया गया है कि since a person is exposed to large amount of information at any given time, it not possible perceive everything। The mind selectively focus on specific stimuli based on the relevance and importance। जैसे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि परपेचुअल सिलेक्टिविटी क्या है। एक तरीके से ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल जो है चूज करता है सर्टन स्टिमुली फॉर अटेंशन के लिए, इसको सिलेक्ट किया जाता है और बाकियों को इग्नोर किया जाता है। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से, स्टिमुलस फैक्टर कौन से हैं, तो जैसे कि साइज है, लार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट मोर अटेंशन, ये तो आपको पता ही होगा। एंड डिफरेंस फ्रॉम बैकग्राउंड हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट आर नोटिस इजीली, जो मूव कर रहे होते हैं वो जल्दी नोटिस होते हैं। इंटरनल फैक्टर में आता है जैसे नीड क्या है, मोटिव क्या है, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंस, ये सब आता है इसमें, ठीक है। तो ये आप बना के लिख सकते हैं। परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें अरेंज किया जाता है और ग्रुपिंग किया जाता है सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इन मीनिंगफुल पैटर्न। उसको इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो एक मीनिंगफुल पैटर्न बना सके, जैसे फिगर एंड ग्राउंड। सिमिलैरिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि सिमिलर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो सेम शेप के, सेम कलर के, उनको एक साथ ले लो, ठीक है। कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूअस पैटर्न रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट चेंजेस, ये सब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल परसेप्शन। क्या होता है, इंप्रेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल परसेप्शन होता क्या है, सोशल परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल फ्रॉम इंप्रेशन एंड मेक जजमेंट अबाउट अदर पीपल। दूसरों के बारे में एक जजमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कलीग के बारे में, मैनेजर्स के बारे में, सबऑर्डिनेट के बारे में। तो इसमें आता है सीरोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट, प्रोजेक्शन और सिलेक्टिव परसेप्शन। सीरोटाइपिंग में आता है हम जज करते हैं बेस्ड ऑन द ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुप के फीचर के अकॉर्डिंग जब हम उसे जज करते हैं तो स्टीरियोटाइपिंग है। इसका ऊपर भी एग्जांपल मैंने दिया था मैनेजर का। हेलो इफेक्ट में आता है फॉर्मिंग एन ओवरऑल इंप्रेशन बेस्ड ऑन वन ट्रेड, एक तरीके से ओवरऑल इंप्रेशन को फॉर्म करता है। प्रोजेक्शन में आता है एट्रीब्यूटिंग वन ओन ट्रेड टू अदर्स, ठीक है। सिलेक्टिव में आता है सिलेक्टिंग व्हाट वन वांट्स टू सी, ठीक है, क्या किस तरीके से देखा जा रहा है उसको। नेक्स्ट आता है इंप्रेशन मैनेजमेंट, जिसमें आता है कॉमन टेक्निक जो यूज होती है, जैसे सेल्फ प्रमोशन, हाईलाइटिंग वन अचीवमेंट एंड एबिलिटी, हाईलाइट किया जाता है एक ही अचीवमेंट एबिलिटीज को। इंटीग्रेशन में आता है प्रेज टू गेन फेवर लेना, ठीक है, इस प्रकार से। वीकनेस शो करना, वो तो सब्लिकेशन, इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड। क्या होता है, तो एटीट्यूड रेफर्स टू द पर्सन पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग बिलीव्स एंड टेंडेंसीज की, कि उसकी जो फीलिंग है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, टूवर्ड्स पीपल, लोगों के प्रति, अलग अलग सिचुएशन में कैसी है। एक होती है कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बिहेवियरल। कॉग्निटिव में आता है बिलीव्स और थॉट्स आते हैं, इफेक्टिव में आता है फीलिंग और इमोशन, और बिहेवियरल में आता है एक्शन और रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है कोई पर्सन, इंडिविजुअल, दूसरे के प्रति। Definition of values क्या है, values are deeply held beliefs and principle that guides an individual behavior and decision make। तो they represent what a person consider important in life। वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्सन उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत कुछ अलग लेवल पे करता है, किसी की ज्यादा किसी की कम। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, इसमें क्या होता है, बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करता है, जॉब भी सेटिस्फाई होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर मैंने डिटेल में आपको करवाए थे।
तो अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता है हमारे जो क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एटीट्यूड का, कि क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन एटीट्यूड एंड वैल्यूज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। यानी कि जो हमारा एटीट्यूड है, ठीक है, ऊपर शॉर्ट नोट में काफी सारे टॉपिक यही थे, सिमिलर थे काफी सारे, तो वो शॉर्ट नोट में थे, लेकिन ये फीचर मेरिट डिमेरिट्स के साथ है। तो एटीट्यूड जो है, आई थिंक मैंने आपको एटीट्यूड वाला क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेन लर्निंग थ्योरीज एंड री इन्फोर्समेंट इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रेफर्स टू द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। यानी लर्निंग क्या है, कि आप कुछ सीख रहे हैं और आप कुछ सीखने की वजह से आपके अंदर एक परमानेंट चेंज आ जाता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, एक परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में, जो कि अच्छा रिजल्ट देता है। रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छी प्रैक्टिस आप कर पाते हैं, अच्छी ट्रेनिंग से आप कुछ सीख पाते हैं। इट हेल्प एम्प्लॉयज एक्वायर न्यू स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। कि हम कुछ अगर सीखते हैं तो जो चीज हमें नहीं आती है तो वो हम सीख जाते हैं, फिर हमारा बिहेवियर, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्योरीज में आता है, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है, तो ये बोलती है हमें, दिस थ्योरी एक्सप्लेन लर्निंग थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली, इट वाज डेवलप्ड बाय इवन पावलोव। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। इस लर्निंग थ्योरी को नाम से ही समझ में आ रहा है कि लर्निंग थ्योरी है, इससे हम कुछ सीख रहे हैं। एम्प्लॉय में फील मोटिवेटेड व्हेन सर्टेन रिवॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक टास्क। अगर उसको कुछ टास्क दिया जाता है तो उसके अंदर एक डेडिकेशन आता है काम को करने का, एम्प्लॉय भी मोटिवेट फील करता है। अगर उसको कुछ रिवॉर्ड अगर मिल जाते हैं तो वो एक तरीके से टास्क में भी उसको कॉन्फिडेंस रहता है और कहीं ना कहीं वो चीजों से सीख पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि डेवलप बाय पीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी, डेवलप करी गई थी। एंड दिस थ्योरी स्टेट दैट बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव आउटकम इज अवॉइडेड। एग्जाम्पल है हमारा, एम्प्लॉय वर्क हार्डर व्हेन रिवॉर्डेड फॉर गुड परफॉर्मेंस, की जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं व्हेन रिवॉर्डेड फॉर गुड परफॉर्मेंस। यानी कि हमने यहाँ पर ये देखा है कि जो हमारा बिहेवियर इस प्रति भी चेंज हो जाता है। यानी कि यानी कि जो लर्निंग थ्योरी है, यानी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, वो हमें यही बताता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट जो सेकंड जो आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो हमें क्या बताता है कि बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव आउटकम इज अवॉइडेड। यानी कि जो हमारा बिहेवियर को अगर हम फॉलो करते हैं और नेगेटिव आउटकम आता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या बताती है, एम्प्लॉय लर्न स्किल बाय ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंस कलीग्स और मैनेजर। मैनेजर को देख के, कलीग को देख के, कुछ ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस लेके जो हम आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं, क्योंकि हमने किसी से, अपने आसपास के लोगों से कुछ सीखा, लर्न किया और उसको उसका बेनिफिट हमें मिला, जिसकी वजह से हमें अटेंशन, री अटेंशन एंड रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन देखने को मिल जाता है। रीइंफोर्समेंट इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, एक पनिशमेंट, इस प्रकार से होता है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, गिविंग रिवॉर्ड टू इनकरेज डिजायर बिहेवियर, कि अगर एम्प्लॉय के बिहेवियर को बदलना है तो उसको रिवॉर्ड्स दो, फॉर एग्जांपल बोनस दो, प्रमोशन दो, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। और जहां वो अगर 10% मेहनत कर रहा था तो अब वो 20 to 40% मेहनत करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, प्रमोशंस हो रहे हैं। नेगेटिव इन्फोर्समेंट में क्या होता है, रिमूविंग एन अनप्रेजेंट कंडीशन टू इनकरेज बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल रिमूविंग स्टिक सुपरविजन व्हेन परफॉर्मेंस इंप्रूव। यानी कि जो स्टिक, बिल्कुल स्टिक तरीके से जो सुपरविजन किया जाता है, निगरानी रखी जाती है, उसको हटा दो व्हेन परफॉर्मेंस इंप्रूव। जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगे तो जो हमारा सुपरविजन जो होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो कि इसके बिहेवियर को दिक्कत दे सकता है। पनिशमेंट में आता है वार्निंग और सैलरी डिडक्शन,
कि अगर कोई पर्सन बार बार वही गलती कर रहा है तो उसको क्या करो, उस एम्प्लॉय की सैलरी काटने की उसको धमकी दो या फिर उसको वार्निंग दो। तो यानी अप्लाइंग पेनल्टीज टू डिस्करेज अनवांटेड बिहेवियर, यानी कि उसका बिहेवियर अब सही नहीं है, उसको ठीक करने का तरीका ही यही है कि उसकी सैलरी काटी जाए अगर वो टाइम से नहीं आ रहा है या फिर वो छुट्टियां ज्यादा मार रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन लीडरशिप एंड एक्सप्लेन मेजर लीडरशिप थ्योरीज। तो देखो भाई, लीडरशिप क्या है, मैंने ऊपर भी आपको लीडरशिप का मीनिंग भी बताया था काफी अच्छे से। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट इंडिविजुअल और ग्रुप टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो देखो भाई, अभी ये टॉपिक हम समझेंगे, लेकिन आप ये समझो कि हम जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हम बार बार उन दीवारों की तो बात नहीं करेंगे, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है जो काम करके हमें दे रहा है तो हम उसी को ही कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कराएंगे या फिर उसकी और चीजों को इनहांस कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बार बार हमें जो है बताया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे बोनस देना है। तो अब जो लीडरशिप की जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक तरीके की एबिलिटी है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। किसको करते हैं? इंडिविजुअल्स को और ग्रुप को, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये गोल सेट करा है कि हमारा प्रॉफिट जो है पहले के अकॉर्डिंग 50% ज्यादा आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? बोलने से नहीं आएगा, हमें एम्प्लॉय को उस काबिल बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से गाइड करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको बोनस देना पड़ेगा, सो दैट ही वो हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करवाने में मदद करेगा। अ लीडर डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज, बिल्ड विजन एंड इंश्योर कोऑर्डिनेशन। और ये काम अकेले नहीं होता, जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी होना मस्ट है। लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट अथॉरिटी बट अबाउट इंस्पायरिंग ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट अलोंग फॉलोअर्स। यानी जो लीडरशिप होती है वो एक तरीके से इट्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट अथॉरिटी नहीं है कि आपने किसी को अथॉरिटी दे दी कि मेरी जगह पे ये काम कर लेना या ऐसा कर लेना, कि मैं छुट्टी पे हूं तो ऐसे कर लेना, बट अबाउट इंस्पायरिंग ट्रस्ट। इसके अंदर ट्रस्ट की भी जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होती है। इस प्रकार से काम होता है। मेजर लीडरशिप की जो थ्योरीज होती हैं वो किस प्रकार से हैं वो यहाँ पे समझाई हैं। इनबॉर्न क्वालिटी और ट्रेड दैट मेक इफेक्टिव, जैसे ट्रेड में क्या आता है, इंक्लूड में इंटेलिजेंस आता है, कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। फोकसेस ऑन लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, यानी लिमिटेशन इसकी बुराई क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो हमारे वातावरण के अंदर जो कुछ चीजें हैं उसको इग्नोर करता है और जो सिचुएशन होती हैं एंड उसको भी ये इग्नोर मार देता है। तो ये है ट्रेड थ्योरी में बताया गया था। और बिहेवियरल थ्योरी बोलता है दिस थ्योरी फोकस ऑन व्हाट लीडर डू रेदर देन व्हाट दे आर। ठीक है, कि भाई वो क्या कर रहा है बजाय के व्हाट दे आर, क्या वो है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे लीडरशिप जो होती है सजेस्ट करा जाता है, लीडरशिप कैन बी लर्नड, हमें लीडरशिप सीखनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरल थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कंटीजेंसी सिचुएशनल थ्योरी। इसमें क्या होता है? लीडर मस्ट अडेप्ट द स्टाइल बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, फैक्टर इंक्लूड टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशन एंड एनवायरनमेंट। यानी कि जो इफेक्टिवनेस होती है लीडरशिप की वो डिपेंड करती है उस सिचुएशन पे कि वो सिचुएशन कैसी है, तभी इसको हमने कंटीजेंसी को सिचुएशनल थ्योरी भी बोला। और जो हम लीडर्स होते हैं, लीडर मस्ट अडेप्ट द स्टाइल बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, और जो लीडर्स होते हैं उनको जो स्टाइल बेस्ड सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको अडेप्ट करना पड़ता है, सो दैट ही वर्क हो पाता है उस पर। पाथ गोल थ्योरी क्या होता है? इसमें क्या होता है? दिस थ्योरी फोकस ऑन हाउ लीडर मोटिवेट, कि किस तरीके से लीडर जो है वो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाए। लीडर्स क्लैरिफाई द पाथ टू अचीव गोल्स, रिमूव ऑब्स्टेकल एंड प्रोवाइड सपोर्ट, दे उनको और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिव बनाए एम्प्लॉय को, एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि उसके मन में कुछ करने की भावना हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, जिसमें क्या होता है? लीडर हु ब्रिंग मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जैसे कि विजन पे फोकस करना, इनोवेशन पे एंड चेंज पे, क्योंकि आज का जो कंपटीशन चल रहा है अभी हर एक बिजनेस में या हर एक सर्विस में, आप कह सकते हैं किसी भी चीज में, तो उसमें हमें एम्प्लॉय को मोटिवेट करना मस्ट है। वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, जिसमें क्या होता है? हमारा विजन पे फोकस होना चाहिए, इनोवेशन पे और चेंज पे, ये मेन फोकस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी का।
कंक्लूजन आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ इफेक्टिव लीडर। ये तो मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था कि जो इफेक्टिव लीडर की क्वालिटीज होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए एंड इंस्ट्रक्शन और फीडबैक जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए। बिल्ड ट्रस्ट थ्रू एथिकल बिहेवियर। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो हम किसी का ट्रस्ट जीत सकते हैं, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। कॉन्फिडेंस भी आता है। एक इफेक्टिव लीडर जो होता है, लीडर कौन होता है, जो पूरे टीम को लीड करता है, उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं। तो कॉन्फिडेंस होना लीडर के अंदर भी मस्ट है, क्योंकि अगर वो खुद लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आगे एम्प्लॉय को भी मोटिवेट कर लेगा। उसके विजन अगर क्लियर है, विजन थिंकिंग उसकी सही है, तो वो आगे भी, उसका विजन क्लियर है, फ्यूचर गोल उसे पता होंगे, वो आगे भी अच्छे से मोटिवेट करेगा। डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी उसके अंदर होगी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखने को मिलेगा। बाकी पॉइंट्स आप बना सकते हैं। इफेक्टिव लीडर के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले गोल को सेट करे, प्लान करे, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये सारे पॉइंट्स आप बीएसटी वाले हैं, वही जो मैंने ऑलरेडी समझाए आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ग्रुप डायनेमिक मैंने ऊपर अच्छे से समझा दिया था, वही है सेम। ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है? तो देखो भाई, ग्रुप फॉर्मेशन जो होता है एक तरीके का प्रोसेस है थ्रू विच अ ग्रुप इज क्रिएटेड, जिसमें ग्रुप को क्रिएट करा जाता है, डेवलप किया जाता है ओवर द टाइम। एंड द मोस्ट कॉमन मॉडल इज द ट्रकमैन मॉडल। ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके अंदर कुछ स्टेजेस आती है, जैसे फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। तो सबसे पहले फॉर्मिंग में क्या आता है? मेंबर कम टुगेदर, मेंबर्स आते हैं एक साथ एंड गेट इक्वेंटेड एंड अंडरस्टैंड ग्रुप ऑब्जेक्टिव, और एक तरीके से इकट्ठे आते हैं मेंबर एक साथ आके ग्रुप के जो उद्देश्य होते हैं उसको समझते हैं, उसको हम फॉर्मिंग कहते हैं, क्योंकि फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। स्टॉर्मिंग में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस अराइज होते हैं एज इंडिविजुअल एक्सप्रेस ओपिनियन, क्योंकि अलग अलग इंसान की अलग अलग ओपिनियंस होते हैं और अपने अपने ओपिनियन की वजह से उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आप सोचो, घर में भी अगर 5 मेंबर्स हैं तो सबकी राय जो है, सोच जो है, वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जाते हैं। नॉर्मिंग में आता है मेंबर डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रोल एंड ग्रुप नॉर्म, यानी यहाँ पे मेंबर क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉर्मिंग है। परफॉर्मिंग में तो नाम से क्लियर है, ग्रुप वर्क एफिशिएंटली टुवर्ड अचीविंग गोल, और यहाँ सब लोग ग्रुप मिलके एफिशिएंटली तरीके से काम कर रहा है सो दैट गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे हो सके, वो परफॉर्मिंग है। आर्ट जॉइनिंग में क्या होता है? ग्रुप डिसबैंड आफ्टर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, जैसे ही ग्रुप जो होता है वो डिसबैंड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके उद्देश्य जब पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है टास्क अचीवमेंट। जो पॉइंट्स ऊपर मैंने छोड़े हैं दैट मीन्स वो मैंने ऊपर अच्छे से करवाए होंगे, ठीक है। तो टास्क अचीवमेंट में आता है हेल्प इन कंप्लीटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं वो एफिशिएंटली तरीके से कंप्लीट हो सकें, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन भी होना मस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, वही सारे पॉइंट्स हैं। सोशल सेटिस्फैक्शन का होना, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। तो देखो भाई, सिंपल सी भाषा में अगर आप इसको समझो तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, मेंबर के बीच में स्मूथ इंटरेक्शन होना चाहिए, ये नहीं एक दूसरे से कोई झगड़ा कर रहे हैं या ढंग से बात नहीं कर रहे हैं या बता नहीं रहे हैं किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज भी इनकरेज हो और बेटर डिसीजन हो। मोटिवेशन में आता है प्रोवाइड सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट टू मेंबर्स, यानी मोटिवेशन भी मस्ट है कि मेंबर के बीच में मोटिवेशन होना मस्ट है। कम्युनिकेशन तो है ही है, इस तरीके से आप इसको बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये भी मैंने ऊपर पढ़ाया था बट इसको देख लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन कॉजेस, इफेक्ट एंड कॉपिंग स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस एक तरीके का, स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द टेक्निक एंड स्ट्रेटजी यूज टू कंट्रोल, रिड्यूस एंड कॉप विद स्ट्रेस। कि हाँ, अगर हमें किसी चीज से स्ट्रेस हो जाता है, ऊपर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस किस किस चीजों से होता है, अब यहाँ था स्ट्रेस को कैसे हम मैनेज करोगे। तो मैनेज करने के लिए टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है जो आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, कम करवाता है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस अराइजेस व्हेन जॉब डिमांड, जब जॉब की डिमांड एक्सीड एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैंडल देम। जैसे कि मान लो जॉब जा रही है या फिर हमें जॉब जा सकती है या फिर सैलरी नहीं आ रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हमें फिजिकली फिट रहना होता है, ठीक है। और
बॉडी पे ध्यान देना होता है, वर्कआउट करना होता है, उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जैसे मेडिटेशन करना। अब स्ट्रेस के यहाँ कॉजेज बताएं, जैसे कि एक्सेसिव वर्कलोड एंड टाइट डेडलाइन, ठीक है, लॉन्ग वर्किंग आवर, पुअर वर्किंग कंडीशन, जॉब की सिक्योरिटी की कमी होना, ये सारे उसके कॉजेज है। पर्सनल कॉजेज में आता है जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, फैमिली का इशू होना, हेल्थ प्रॉब्लम होना एंड वर्क लाइफ इनबैलेंस होना, इसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। इन्वायरमेंटल कॉजेज में आता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आ गया कि पहले चेंज नहीं था अब एकदम से चेंज आ गया, सोशल कोई सोसाइटी का, समाज का कोई प्रेशर आ गया जिसकी वजह से स्ट्रेस अराइज हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले एंग्जाइटी होने लगती है, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, ओवर थिंक करता है, फिर स्ट्रेस ज्यादा ले लेता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, पुअर हेल्थ, सर में दर्द रहता है, फटीकनेस होती है, ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई हो जाता है, तो और कंसंट्रेशन कम हो जाता है, परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है पहले के अकॉर्डिंगली, और ये स्ट्रेस के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट। क्या है कि अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है किसी इंडिविजुअल में तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या असर आ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है, हाई एब्सेंटीज देखने को मिलेंगे, छुट्टियां ज्यादा होंगी, पुअर जॉब सेटिस्फैक्शन होगा और कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। कॉपिंग स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस में आता है, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी की बात करूँ तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम को सही मैनेज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सारे मैंने बताया, अच्छा पॉजिटिव सोचना है, ओवरथिंक नहीं करना, और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी क्या बताई गई है, तो वो बताई गई है प्रोवाइड अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल हेल्दी वर्क को प्रोवाइड करे, वर्कलोड रिड्यूस हो जाए, पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, काम ज्यादा करना है, स्ट्रेस कम लेना है। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स हो गया, एम्प्लॉय की काउंसलिंग करनी है ताकि वो मोटिवेट रहे, सपोर्ट प्रोग्राम्स उसके लिए जो है वो कंडक्ट कराने चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन इनकरेज होना चाहिए, इस प्रकार से आप इसको बना के लिख सकते हो एंड कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि विच इज द लास्ट, ठीक है, 17 क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर के बारे में, कल्चर डाइवर्सिटी एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखो भाई, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जहां कल्चर वर्ड आ जाता है वहां दैट मीन्स वैल्यू, बिलीव्स, नॉर्म, प्रैक्टिस दैट गाइड हाउ इंडिविजुअल हैव विद इन द बिहेव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस प्रकार से एम्प्लॉय जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव कर रहा है, ठीक है। वैल्यूज में आता है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर इम्पोर्टेंट, बिलीव्स में आता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंक वर्क, की किस तरीके से चीजें जो है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको चीजें समझनी है कि किस तरीके से वर्क होगा। नॉर्म्स में आता है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को आपने एक्सेप्ट किया। सिंबल एंड रिचुअल्स में लोगो, ड्रेस कोड, सेरेमनीज, क्योंकि हर किसी का ड्रेस कोड वगैरह थोड़ा अलग होता है, जैसे आपको पता ही है मुस्लिम लोग ज्यादातर ब्लैक कलर का पहले बुरखा पहनते थे, और जो बनिया लोग हैं वो साड़ी वगैरह लेडीज कैरी करती थी, तो ये उनके रिचुअल सिंबल के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आता है क्लैन कल्चर, जैसे कि फैमिली लाइक, टीम वर्क ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। मार्केट कल्चर में आता है रिजल्ट एंड कंपटीशन पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि नाम से ही क्लियर है। हायरार्की कल्चर में स्ट्रक्चर्ड होती हैं चीजें, किसको किसने ऑर्डर देना है, किसने किससे कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीजें हायरार्की कल्चर में रूल बेस्ड होती हैं। फंक्शन की बात करूं तो इसमें आता है, किसकी फंक्शन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है फंक्शन में क्रिएट अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है, कमिटमेंट जो होती है अमंग एम्प्लॉय उसको प्रमोट करता है, बिहेवियर गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेक करने में मदद मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, कंपनीज लाइक गूगल प्रमोट एन इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल कल्चर इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज, यानी जो कंपनीज हैं जैसे कि गूगल ने प्रमोट किया इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल कल्चर, सो दैट जो हमारी क्रिएटिविटी है, नए नए आइडियाज ताकि इनकरेज हो, कुछ नया सोचे, कुछ नया करें। नेक्स्ट आता है कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसमें आता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस अमंग एम्प्लॉइज, हर एक एम्प्लॉय का जो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस होता है वो थोड़ा डिफर होता है, कल्चर डाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे हर किसी की लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, जेंडर अलग है, एज अलग है, वैल्यू ट्रेडिशन सारे अलग अलग है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो भाई, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज इसके अंदर देखने को मिलता है, क्रिएटिविटी इससे बढ़ती है, इनोवेशन भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चीजों को गो थ्रू करते हैं या नई नई चीजें देखते हैं तो हमारे माइंड में नई नई क्रिएटिविटी आती है और इनोवेशन देखने को मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इससे एनहांस होती है, किससे, ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है,
ठीक है, क्योंकि नई चीजें सीखेंगे तो हम कुछ नया अडेप्ट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ थी मैं, हाँ। तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है इंडिविजुअल्स के बीच में। स्टीरियोटाइपिंग तो आपको पता है, लोगों की सोच जो है उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता है, इस प्रकार से है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज वन दैट कंटिन्यूसली लर्न, कि आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आप रुक नहीं रहे, आप सीखते जा रहे हैं, चीजों को अडेप्ट भी कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे की फीचर क्या है, कंटिन्यूस लर्निंग एनवायरनमेंट आपको आसपास देखने को मिलता है। फिर आप कुछ नया सीखते हो तो आपको अपने आसपास का वातावरण भी वैसा ही चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन रहता है, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है 5 डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल, मेंटल, शेयर्ड एंड टीम लर्निंग। तो सिस्टम थिंकिंग में आता है अंडरस्टैंडिंग द होल सिस्टम, कि आप पूरे सिस्टम को समझ रहे हो, तो उसे बोलते हैं सिस्टम थिंकिंग, आप सोच रहे हो, विचार रहे हो। पर्सनल मास्टरी में आता है आपका कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि आप अपने ऊपर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। मेंटल मॉडल्स में आता है कि अजम्पशन को चैलेंज कर रहे हो। शेयर्ड विजन में आता है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल सबके लिए एक जैसे, एक बराबर होते हैं। टीम लर्निंग यानी कि आप साथ मिलके कुछ सीख रहे हो। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, तो सबसे पहले इनोवेशन देखने को मिलता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है, वही सारे पॉइंट्स आप बना बना के लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इनहांस होती है और इन्वायरमेंटल चेंज भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये कंक्लूजन है इन शॉर्ट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले ही सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा। एक्चुअल में इसमें कुछ टॉपिक ऐसे थे जो शॉर्ट नोट में भी थे और लॉन्ग में भी थे, बट दोनों में डिफरेंस है, वहां पे पैराग्राफ में थे और यहाँ पे फीचर, मैरिट, डीमेरिट काफी कुछ था जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा। ठीक है, सो मैंने सब कुछ करवा दिया है आप लोगों को। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो समझ लेना कि वो मैंने ऊपर करवा दिया था, बाकी मैंने सब करा दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।